नमस्कार। प्रभात खबर आज डिबेट कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव पे। सबसे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया यह बयान अब हकीकत में तब्दील होने के लिए आगे बढ़ चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। 18,000 से ज्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने तैयार की है और इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह समेत कुल 8 सदस्य हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के 100 दिन के बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खोती है या सरकार भंग होती है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी कारणवश एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीख में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा शुरू की जाए, साथ ही एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाए। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इसकी खामियां और मौजूदा मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव से विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। एक आशंका यह भी है कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि लोग देश के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को इससे नुकसान होगा। और इसी मुद्दे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोग अभी नया हमेशा सगुपा छोड़ते हैं। अभी पता चला है वन नेशन वन इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर मुहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों से ये पारित होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान में संशोधन की होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। लोकसभा में इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद में मंजूरी के बाद इस विधेयक को करीब 15 राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और कानून बन सकेगा। जबकि लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है। यानी एनडीए सरकार को संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक और चुनौती यह भी है कि सरकार को शुरुआती दौर में मैनेजमेंट से लेकर मैन पावर की कमी से जूझना पड़ सकता है। हालांकि लॉ कमीशन के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्स्ट्रा खर्च भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदे की बात करें तो इसके लागू होने से देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा। विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव से केंद्र और राज्य के बीच में तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। संसाधन से लेकर धन तक की बचत होगी, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ा तर्क है। इस डिबेट में आज हमसे बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए जेएमएम के डॉक्टर तनुज खत्री जी हैं, स्वागत है आपका, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिन्हा जी हैं। जी नमस्कार। तो सबसे पहले जो सवाल की सुई जाती है वो जाती है जेएमएम पे। आपके पार्टी का टेक क्या है? वो वन नेशन वन इलेक्शन पर सोचती क्या है? देखिए, लगातार 10 सालों में
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये सिर्फ हेडलाइन है। इसके अंदर क्या है, ये कैसे होगा, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। प्रदीप जी से जवाब और देंगे प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है। मैं खत्म कर देता हूं जी। ये वन नेशन वन इलेक्शन जरूर है, ये उस ओर जा रहा है, वन टाइम इलेक्शन की ओर जा रहा है। ये इसके बाद चुनाव ही नहीं हो, वन टाइम इलेक्शन की ओर। ये इसका एक्चुअल जो टैगलाइन और हेडलाइन होना चाहिए वो वन टाइम इलेक्शन होना चाहिए। आप और साफ करिए, वन टाइम इलेक्शन से क्या तात्पर्य है? हाँ, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ। देखिए, भारत अब इसमें ये कहेंगे तो ये कहेंगे कि 1952 में, 62 में और उसके बाद एक आध बार ये चीजें हुई। तो ये जब चुनाव होते थे तो वो क्यों बंद हुए? आज अगर झारखंड में चुनाव होने हैं दिसंबर में, तो दिल्ली के अंदर में या वैसे राज्य जहां चुनाव नहीं होने हैं, अगर वहां भी कोई घटना घट जाएगी तो झारखंड के लोगों को भी एक समय मिलेगा कि वो वहां की किसी घटना के अनुरूप अपना मत दे पाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब है 2014 के समय में, 12 के समय में, 13 के समय में, जब देश के दिल्ली की राजधानी में एक बहुत ही कुकृत्य हुआ था, तो सभी लोग सड़कों पर थे। उस वक्त झारखंड, दिल्ली, बिहार नहीं था और उसी के आधार पर भी वोटिंग हुई। ये भी कहने से गुरेज नहीं किया जाना चाहिए। अब 2012 निर्भया केस की बात बिल्कुल, मैं उसी की आपने सही समझा। तो अच्छा। ये प्रैक्टिकलिटी कहां है? अब इसमें अगर ये बताइए कि अगर केंद्र की सरकार ही गिर गई तो अब तो 245 पर आ चुके हैं, 45 पर आ चुके हैं, 400 पार का दम भरने वाले लोग। हम समझते थे कि 400 पार के बात करने वाले लोग जब 240 या 45 पर आएंगे तो शिक्षा पर बात करेंगे, स्वास्थ्य पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे, लेकिन अपने मूल विषय पर ही ये रह जाते हैं कि कैसे लोकतंत्र की हत्या करनी है, कैसे संविधान को बदलना है। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक चीजें होंगी अगर होता है तो। ठीक है, लोकतंत्र की हत्या है वन नेशन वन इलेक्शन। प्रदीप जी। देखिए, आपने सवाल किया तनुज जी से कि आपकी पार्टी का टेक क्या है जी। मैं कुछ लेके आया हूँ, आपको बता दूं कि 15 पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट सबमिट अ रिस्पॉन्स। हाँ। उसमें किसका नाम था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का और जो है इनके एलआई पार्टनर है आरजेडी का। आप समझ लीजिए, जिस पार्टी का कोई मंतव्य ही नहीं है वो पार्टी अब बैठ के उसको डिटेलिंग कर रही है कि इससे ये लाभ, इससे हानि और क्या कुछ हो सकता है। तो जब एक फोरम दिया गया था कि वहां जाकर आप अपनी बातें रखिए, जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जी, उसमें 62 पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे राय ली गई। 32 ने पक्ष में दिया, 15 ने कोई राय नहीं दिया और 15 ने ना कहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डिवीजन है। और नहीं, पर प्रदीप जी, इसमें एक सवाल तो बनता ही है कि जब लोकतंत्र देश में आया, जब चुनाव एक साथ चल रहे थे, तो यह व्यवस्था तो पहले थी ही, कुछ सालों तक चली ही। बाद में जब ऐसी स्थिति बनी कि नहीं, राज्य सरकारें कई मर्तबा, केंद्र सरकारें 71 से लेकर के 76 तक डिस्टर्बेंस, 96 में डिस्टर्बेंस, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि जब केंद्र सरकार ही अपनी चीज़ पूरा करने में सक्षम नहीं रही, तब जाकर के ऐसी स्थिति बनी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे केंद्र के चुनाव अलग अलग हुए। यह व्यवस्था अगर पहले ही बदली जा चुकी है तो फिर से उसी व्यवस्था को वापस लाने के पीछे मंतव्य तो जानना ही चाहिए। 1952 से 1967 तक 67 तक एक साथ चुनाव हुए पूरे देश के, साइमल्टेनियस इलेक्शन, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सब साथ हुए। राइट। लेकिन उसके बाद जिस तरह से, उस वक्त तो हमारी सरकार नहीं थी सेंटर में, हम कहीं नहीं थे, केरल से हम अपोजिशन में थे। तो जो सरकारें गिराने का सिलसिला शुरू हुआ कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे पसंद के आप नहीं हो, तो सरकारें गिराने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शुरू होता है जवाहरलाल नेहरू से लेकर, और फिर आप देखिए इंदिरा गांधी के कार्यकाल आते आते, यहाँ तक कि राजीव गांधी का कार्यकाल आते आते कांग्रेस पार्टी के खाते में 90 ऐसी सरकारें हैं जो चुनी हुई सरकारें थी, उसको गिरा दी गई। तब आप बताइए, इसके लिए क्या वो सरकारें जिम्मेदार थी जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक अधिनायकवादी सोच था, जो ये संविधान बचाने निकले हैं लोग, जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 90 टाइम्स आखिर जो आपने सरकारें गिराई, अपने दलों की सरकारें थी इनकी। मुख्यमंत्री ने अगर बात नहीं माना कि फ्लाइट अभी भेजो, उदाहरण है, फ्लाइट अभी भेजो, 2 घंटे में आनी चाहिए फ्लाइट। जी जी। अगर दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली नहीं पहुंचा तो वो मुख्यमंत्री गया। तो ये रवैया था। एक बार मूल सवाल पर फिर से आते हैं तनुज जी के पास।
तनुज जी, आपने ये बात उठाई कि वन टाइम इलेक्शन जैसी स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से। इसमें ये बात नहीं आती है जो हर तरफ जिसकी चर्चा हो रही है कि अगर एक मर्तबा में ही चुनाव जैसी चीज़ों से हम बाहर आ जाएं तो जो ढेर सारा संसाधन चुनाव आयोग सरकारों का इस्तेमाल करता है, उसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी जो संस्थान होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, उससे बचा जा सके और बचा हुआ समय को किसी न किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाया जा सके, यह ख्याल नहीं आता। देखिए, दिक्कत की बात यह है ना कि चुनाव को ही समस्या बताया दिया जा रहा है इस देश में। मतलब जनता जो चुनती है उसको ही समस्या बता करके इसको लागू करने की कवायद हो रही है। ये क्यों हो रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इनके पास एक ही लीडर है, चाहे वो देश के अंदर में हो, चाहे वो किसी राज्य में चुनाव होता है तो अब उनको सब जगह ट्रैवल करना है, उनको प्रचार करना है। देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जिन्होंने शुरुआत की विधानसभा में जा करके बड़ी बड़ी रैलियां करना, असंख्य रैलियां करना। अरे लोकप्रिय नेता और भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकप्रिय नेता थे, लेकिन वो तो इतने विधानसभा के चुनावों में जाके प्रचार नहीं करते थे। अब तो ये होता है कि मोदी जी जहां जाएंगे प्रचार करेंगे, उनके लिए सरकारी कार्यक्रम तय होते हैं और उसके बाद वहां चुनाव की घोषणा होती है। आपको अगर पैसों की इतनी चिंता है, आपको देश अगर इसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है, तो आप कम चरणों में चुनाव कराने की शुरुआत कीजिए। पिछले बार क्या हुआ, कितने चरणों में चुनाव हुए? ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ सबसे लंबा चुनाव हुआ, आप उसको कम चरणों में कराते, आप एग्जाम्पल सेट करते। अरे ये फिजिबल कैसे है? अगर किसी राज्य की विधानसभा, आप तो सबसे पहले आपका एक मुहिम चलता है थ्रू आउट कि सरकार गिराओ, आप ही लोग सरकार गिराइएगा, फिर क्या वहां चुनाव कैसे कराइएगा? फिर वो जो माला टूटेगी, फिर हम आज जिस स्थिति में पुनः वहीं आ जाएंगे। अगर ये कर भी देते हैं तो घूम फिर के तो फिर वहीं आ जाना है। किसी भी राज्य में अगर मान के चलिए कि भंग हो जाता है, असेंबली चुनाव कराने की नौबत आ जाती है, 1 साल का कार्यकाल बचता है, तो क्या 1 साल के लिए चुनाव कराएंगे? और केंद्र सरकार ही यदि अगर गिर जाती है, ऐसा पहले भी हुआ है, तो क्या फिर अगर केंद्र सरकार गिर जाती है तो क्या आप पूरे सभी राज्यों की विधानसभा को भंग कर देंगे? चलिए, आप इसके इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, क्या ऐसा है कि ये जो राजनीतिक फायदे को ध्यान में रख करके वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है, या कोई सच में इसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के पास है? ये जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं देश के समक्ष, उसको हम दूर कर रहे हैं। हमने जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया तो उसके पीछे कोई राजनीति नहीं थी, और जिस तबके के लिए किया वो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो सपोर्टर नहीं है। 370 हमने हटाए तो देश की आकांक्षा के अनुरूप हमने फैसला किया। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, एक तो प्रशासनिक खर्च कम करने की बात, चुनावों के दौरान जो बड़े पैमाने पर पैसे खर्च होते हैं अलग अलग राज्यों के जब या चुनाव होते हैं, उसके अलावे जो आचार संहिता का समय होता है उसके कारण विकास के काम बाधित होते हैं। तो ये चीज़ें अनवरत चलती रहें, अगर एक साथ इलेक्शन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बाकी का जो समय बचेगा वो डेवलपमेंट वर्क में लगेगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तो बात आती नहीं है, सबके लिए समान मौका मिलेगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद ऐसा है कि हमारे पास एक लीडर है वही करना चाहता है, तो हमारे पास वही लीडर कार्यकर्ता भाव से काम करता है। इन्होंने कहा भी ना कि विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत कर दी। अरे हमें तो गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या अमित शाह हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में भी जाकर प्रचार करते हैं वो, इसलिए कि कार्यकर्ता भाव है, उस मन में वो आकांक्षा और आशा है कि हमारी पार्टी जीते। हमारा स्टेटस कितना ऊंचा है वो मायने नहीं रखता, हमारी पार्टी जितनी ऊंची जाएगी उतना ही ऊंचा हमारा स्टेटस जाएगा। तनुज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं इसमें यही बोलना चाह रहा था कि इन्होंने सिर्फ हैदराबाद नगर निगम की बात कही, ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में भी गए एक उदाहरण दिया था मैंने ऐड कर दिया उसको, मैंने अच्छा कर दिया कि और भी चुनावों में वो गए थे। मसला सिर्फ प्रचार करने का है कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा, यानी कि प्रधानमंत्री जी कितना ज्यादा से ज्यादा जाके प्रचार कर पाए। कौन सा काम बाधित होता है? अगर झारखंड में चुनाव होंगे नवंबर दिसंबर में, तो प्रधानमंत्री जी को कौन काम करने से रोकेगा? उनको प्रचार काम करने से रोकेगा, उनको झारखंड आ करके रैलियां करने से काम रोकेगा। कौन सा कानून है उनको काम करने से रोक रहा है? अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी क्या योजना नहीं लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सबका अपना अधिकार है। जैसे जैसे जिसका गठन हुआ है, जैसे जैसे जहां चुनाव हुए हैं, ये
खोखली बातें हैं। कैसे, कहाँ, ये प्रैक्टिकली बताइए ना कि कौन सा कानून रोक रहा है आपको, प्रधानमंत्री जी को? सिर्फ प्रचार करने की छूट मिलेगी। और मैं पुनः ये बड़ी बात कह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये मसला अभी नया नया आया है। अभी बहुत से एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय रखेंगे, पार्टी भी राय रखेगी आगे आगे चल के, जैसे जैसे चीज़ें खुल करके आएंगी। लेकिन ये मैं पुनः अपने बात पर कायम हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 टाइम इलेक्शन कराने की कवायद है आने वाले समय में। ये आप अपनी बात पे जमे हुए हैं 1 टाइम इलेक्शन वाली बात पे। आपका कहना यह है कि एक मर्तबा चुनाव हो जाने के बाद फिर किसी तरह के चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। इस पर प्रदीप जी से एक ब्रेक के बाद हम जवाब देंगे। प्रभात खबर आज डिबेट कर रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर, और ब्रेक के बाद आपके फिर से एक बार स्वागत है। चलते हैं प्रदीप जी की तरफ। प्रदीप जी, एक बेसिक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि इज देयर एनी इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उस पर बात कर लेते हैं। बात वो है कि करीब 12 अध्याय का वो पूरा कमेटी ने अपनी पूरी सूची जमा करी है। उसमें से 6ठे अध्याय में इन बातों का जिक्र है कि जिस तरह के सवाल बार बार तनुज जी उठा रहे हैं कि अगर देश की जो केंद्र की सरकार है वहाँ पर कोई चुनौती आ जाती है, अगर राज्यों में अंत में जाकर के कोई चुनौती आ जाती है, तो क्या तत्काल 6 महीने के लिए फिर से चुनाव कराए जाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि यह जो हमारा कार्यकाल है लोकसभा का 2023 से 2024 से 2029 तक में, हम इसको खत्म करते करते ही इसको लागू कर लेंगे। हम अगला जो लोकसभा चुनाव कराएंगे उसके 100 दिन के भीतर में हम निकाय चुनाव तक चले जाएंगे विधानसभा चुनाव के साथ। यानी कि एक पूरी ब्लूप्रिंट तैयार है। तो उसको बताने में क्या परेशानी है, उसके बारे में बात करने में क्या दिक्कत है, एक बार आप इसको बताएं। देखिए, चूंकि अभी वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं है जी, और जब कैबिनेट से अभी जो डिसीजन हुआ है, कैबिनेट के डिसीजन के बाद उस पर भी डिस्कशन होना है। सभी तमाम दलों से राय ली जाएगी और जो कानूनी विशेषज्ञ होंगे वो भी अपनी राय रखेंगे। तो निश्चित रूप से जो बनकर ड्राफ्ट तैयार होगा वो जनता के बीच जाएगा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कुछ आगे आकर कहना शुरू करे तो हमारे जो विरोधी हैं वो आरोप लगाना शुरू करेंगे कि वो थोपना चाहते हैं। हम थोपना नहीं चाहते, हम लोकतांत्रिक तरीके से। तो कल इसमें ये बात आई थी कि हम इसमें बहुत बड़े लेवल पे हम प्रचार पे जाएंगे। जी, ये बात होगी। जी, चर्चा होगी। उसमें आमजन भी अपना लिख के देंगे। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का मामला जब आया तो सभी लोगों से सुझाव आमंत्रित किएगा कि अपने अपने सुझाव दीजिए, आपको पसंद है या ना पसंद है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार कोई चोरी छुपके नहीं कर रही है, ये बिल्कुल पब्लिकली कर रही है और ताल ठोक के कर रही है। और चूंकि ये हमारे इलेक्शन एजेंडा में है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव कराएंगे ताकि प्रशासनिक खर्चे, उसके अलावे जो जनता का पैसा बर्बाद होता है बार बार, उसके अलावे जो फोर्स के मूवमेंट में जो भारी संख्या में फोर्स को मूव करना होता है यहाँ वहाँ, तो उस परेशानी से बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक योजना तो है केंद्र सरकार के पास। लेकिन हमारे विरोधी दल जो है, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां, उनके भी सुझाव आ जाए तो उनके सुझाव आने के उपरांत एक सवाल उठ रहा है। वो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव हुए अभी 2024 वाले, उसमें जो बहुमत के आंकड़े, जो जादुई आंकड़े थे वहां तक न पहुंच पाने की जो एक तरीके की उनको चुनौती सामने दिखी है, उससे उबरने का रास्ता देख रही है इस पूरे 1 नेशन 1 इलेक्शन में? ये आरोप है। देखिए, आपको बताऊं, मैं अभी भी देश में जैसे 240 की आप बात करते हैं, तो हमारा पीपुल अलायंस था। पीपुल अलायंस के नाते हमें बहुमत मिली, सरकार बना ली हमने। अगर मान लीजिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो और कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं देता हो, तो निश्चित रूप से इन्हीं बातों पर तो चर्चा करनी है। जो इन्होंने कहा कि बीच में अगर सरकार गिर जाए तो क्या किया जाएगा, उसमें ये प्रावधान है कि बीच में इलेक्शन भी कराए जाएंगे, बाकी बचे कार्यकाल के लिए कराए जाएंगे जी। तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जिन दलों के पास अपना कोई देने के लिए मंतव्य नहीं था, उनको डिबेट में बुला लीजिए, आप अखबारों में बयान देने के लिए कहिए, लंबी लंबी बातें करेंगे। लेकिन कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर पार्टी की राय रखने का उनके पास कोई विषय तक नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुद्धिमान लोग तनुज जी इस पर कुछ कहेंगे आप? जो बार बार उल्लेख आप प्रदीप जी कर रहे हैं कि जेएमएम ने अपना मंतव्य जाहिर नहीं किया उस कमेटी के सामने। देखिए, बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं तो फिर मैं तो डिग्री नहीं मांगूंगा प्रधानमंत्री जी की, मैं तो डिग्री नहीं मांगूंगा अन्य मंत्रियों की, मैं तो डिग्री नहीं मांगूंगा झारखंड के भाजपा के नेताओं की। वो तो सार्वजनिक पटल पर है कि कितना कौन शिक्षित है और कितनी किसकी बुद्धि है। लेकिन मूल विषय ये है कि प्रचार करना है, मूल विषय ये है कि 4.5 साल घूमना है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूं, ये चीजें आगे सामने आएंगी तो फिर भी हम, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसी बात पर कायम रहूंगा। इस बात से तनुज जी क्या कोई घबराहट है कि वो 4 साल घूमे? घबराहट नहीं, बिल्कुल घूमिए। घूमने के लिए तो 1 टाइम 1 इलेक्शन 1 लीडर और एक ही बार चुनाव होना है। अरे आप 4.5 साल आपको घूमना है, 6 महीने में आप आइएगा,
कुछ कुछ दिखा दीजिएगा लॉलीपॉप और बोलिएगा कि इसी पर चुनाव होगा। अरे पूरे देश के सभी राज्यों के लोगों को अधिकार है ना कि अगर झारखंड का बदला लेना है तो छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो छत्तीसगढ़ के लोग झारखंड का भी बदला ले सकते हैं। ये होता आया है जी। ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, आज देश उसी ओर खड़ा है, लेकिन ये बदला ले रहे हैं। आपने अच्छी बात कही कि 240 और 245 पर जो आए, ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, देश की जनता से बदला लेने की योजना बना रहे हैं। और इसके लिए सड़क से ये क्या कमेटी, कोई सुनता है वहां? 2 मिनिस्टर के अलावा किसको कौन जानता है? एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। इतना प्रचार ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। हम आंदोलन की पार्टी हैं। आपको कौन सी कमेटी में लिखने बोलते हैं? संसद में बहस होगी तो वहां आपको विपक्षी सांसद दिखेंगे, सड़क पर दिखेंगे। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। जी जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। जी, ये जो कह रहे हैं कि वन टाइम इलेक्शन होगा, देश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया जी कि प्रधानमंत्री को स्टेप डाउन करना है, रिजाइन करना है। जी। तो रिजाइन करने के बजाय, कोर्ट का सम्मान करने के बजाय, जो आज लोकतंत्र की दुहाई और संविधान बचाने का झंडा लेकर घूमे चल रहे हैं, हाईकोर्ट की बात का उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। रातों रात इमरजेंसी थोपा देश पर और अपने मनमर्जी सरकार चलाई अधिनायक आदि तरीके से। किस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन किया जाता है, मौलिक अधिकार किस तरह से सस्पेंड किए जाते हैं, किस तरह से मीडिया को चुप रखने के लिए आप लोगों को मजबूर होना पड़ा था कि ब्लैक पेजेज आपने पब्लिश किया था। तो ये होता है वन टाइम इलेक्शन की सोच। भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सबों की भागीदारी से जो डिस्कशन के उपरांत आएगा वो देश की जनता के समक्ष भी रखेंगे, उनके भी सुझाव देंगे और उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई संकोच की बात नहीं। जनता का सुझाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन पर, वो बात भारतीय जनता पार्टी आगे कहेगी, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर से जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।